हेलो डियर स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है पदार्थ और विकिरण की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का ये, और राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड के अंदर ये 4 मार्क्स का टॉपिक है। इसमें राजस्थान बोर्ड में 3 क्वेश्चन आते हैं, 30 में से 3 क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर के 2 क्वेश्चन और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स का एक टॉपिक है, नीट, एयरफोर्स, नेवी और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जैसे पूरे यूनिवर्स के अंदर 18 से है वो 18 से 19, क्योंकि 19 से पहले ये माना गया कि जो भी चीज होती है वो 2 ही तरह की हो सकती है, उसके 2 ही रूप है, 2 ही उसके फॉर्मेट है। क्या क्या? एक तो माना गया जिसके पास मास होता है, जो हमें दिखता है, जिसकी एक साइज होती है, जिसको हम थ्रो कर सकते हैं, फेंक सकते हैं, ऐसी चीज को माना गया पदार्थ। क्या माना गया? पदार्थ, जिसको बोलते हैं मैटर। एक वो चीज जिसका साइज नहीं होता है, जिसको हम अपनी इच्छा से ऐसे फेंक नहीं सकते, ठीक है, जिसके पास कोई वॉल्यूम नहीं होता है, जिसका मास नहीं होता है, ऐसी दूसरी जो चीज होती है इसको बोलते हैं यहाँ पे विकिरण। विकिरण जिसको बोलते हैं रेडिएशन। ये 2 चीज सबसे पहले अलग अलग यहां तक पढ़ते आ रहे थे। एक पदार्थ होता है, मैटर होता है, और सेकंड होता है रेडिएशन। अगर हम दोनों की प्रॉपर्टी में बात करें, अलग अलग कंपैरिजन करें, तो मैटर के पास यानी कि पदार्थ के पास क्या चीज होती है और रेडिएशन के पास क्या होता है। जैसे मैटर के पास होता है मास, जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान, और क्या होता है इसके पास होता है साइज होता है, यानी कि होता है इसके पास आकार, इसके पास मोमेंटम होता है, इसके पास संवेग होता है। ठीक है, और क्या होता है, जैसे कोई मैटर है, जैसे आप मान लो कोई पत्थर है, अगर आप उस पत्थर को फेंक दो तो कैसे जाता है? सीधा, स्ट्रेट। तो मैटर के पास प्रॉपर्टी होता है कि स्ट्रेट लाइन में, ये स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा के अंदर जाता है। ठीक है, और रेडिएशन की बात तो करें, विकिरण की बात करें, तो क्या होता है कि विकिरण के पास होता है तरंगदैर्ध्य, जिसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। ये इसका सिंबल होता है लैम्डा। और क्या होता है विकिरण के पास? तो विकिरण के पास होती है आवृत्ति, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको आप कहीं n से लिखते हो, कहीं आप f से लिखते हो, कहीं हम उसको न्यू से लिखते हैं। इस चैप्टर में जनरली इसको इस सिंबल से नोट करेंगे, इसको बोलते हैं न्यू। और क्या होता है इसके पास? अब जैसे ये स्ट्रेट लाइन में जाता है, सीधा जाता है, ऐसे विकिरण का जो फॉर्मेट होता है इस तरह से, या जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं वेव, तरंग। ये जो फॉर्मेट है इसको हम यहां पर बोलेंगे तरंग, या जिसको हम बोलते हैं वेव। अब चलो पत्थर है, हम उसको देख सकते हैं, विजिबल होता है, लेकिन लाइट को विकिरण जो आती है उसको हम देख सकते हैं क्या? वन विजिबल है। तो हम कैसे पहचान करेंगे? मान लिया कोई चीज बहुत ही ज्यादा छोटी है, उसको हम आंख से नहीं देख सकते, तो हम ना तो उसको मैटर बोल सकते हैं, ना उसको रेडिएशन बोल सकते हैं। लेकिन छोटी है, मास तो होगा उसका कुछ ना कुछ, लेकिन बोलेंगे तो हमें दिखाई नहीं देती। तो इसको पहचान करने का, आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि जैसे कोई दीवार, मान लीजिए एक दीवार, इसके ऊपर अगर आप एक पत्थर मारते हो, तो पत्थर इस पूरी बोर्ड के ऊपर, ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर अगर आप इसको फेंकते हो, तो ये पेन जो है इस पूरे बोर्ड के ऊपर अटैक करेगा या केवल एक पॉइंट के ऊपर? तो हमारा आंसर है कितने पॉइंट पर इसने अटैक किया? सिंगल पॉइंट। ठीक है, और अगर जैसे एक रूम है, उस रूम के अंदर जैसे आप ट्यूबलाइट ऑन करते हो, बल्ब ऑन करते हो, तो उसका जो लाइट आता है, जो उसका रेडिएशन आता है, वो केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाता है या पूरे कमरे के अंदर फैल जाता है? हमारा आंसर है पूरे कमरे में फैल जाता है। तो ये इन दोनों का पहचान करने का तरीका होता है। क्या कि जो मैटर होता है वो सिंगल पॉइंट के ऊपर अटैक करता है, जैसे आप किसी देखा होगा आपने
कोई आप किसी आदमी के ऊपर जो बंदूक से गोली चलाते हो, तो वो गोली जो जाती है उस पूरे आदमी के जगह जगह जाके अटैक करेगी या सिंगल पॉइंट के ऊपर? एक पॉइंट पर अटैक करेगी, एक गोली एक जगह जाएगी। ऐसा नहीं यहाँ छेद कर दिया, इधर कर दिया, इधर कर दिया, ऐसा नहीं होगा। और रेडिएशन जो होता है वो पूरी सरफेस के ऊपर अटैक करता है। ये हमारे पहचान करने का तरीका होता है। तो हम इसको लिखेंगे पदार्थ के अंदर अटैक ऑन सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर अटैक करेगा। और विकेट जो होती है ये पूरी सरफेस के ऊपर अटैक करेगा, पूरी सरफेस के ऊपर हिट करेगा, पूरी सरफेस पे हिट करेगा। और ये कहां हिट करेगा? एक सिंगल पॉइंट के ऊपर। ये इन दोनों के अंदर डिफरेंट हो गया। पदार्थ के पास मास होता है, साइज होता है, वॉल्यूम होता है, मोमेंटम होता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है और कहां अटैक करता है? सिंगल पॉइंट के ऊपर। रेडिएशन के पास क्या होता है? वेवलेंथ होता है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य, फ्रीक्वेंसी होती है, एनर्जी इसको बोलते हैं, एनर्जी जिसको उसको डिफाइन करते हैं, वेव होती है उसके पास और पूरी सरफेस पे हिट करता है। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन होती है जो दोनों में होती है। वो क्या चीज होती है? वो होती है इनके पास एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा। ये इन दोनों के पास होती है। पदार्थ के पास अगर आप बंदूक से गोली चलाओगे तो एक बंदूक वो जो गोली जाएगी वो एक एनर्जी लेके जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, वहां जाके हिट करेगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी, ताप की ऊर्जा के अंदर क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और विकिरण एनर्जी लेके आती है। तो हमारे पास सबसे बहुत सारे एग्जांपल है। सबसे अच्छा एग्जांपल है सन से जो लाइट आती है, लाइट, विकिरण, रेडिएशन। हम बोलते हैं सन जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स है, स्रोत है। तो ये जो रेडिएशन हो चाहे मैटर हो, ये दोनों किस चीज को लेके चलते हैं? ऊर्जा को लेके चलते हैं। ये 18 से लेके और अप्रॉक्सीमेट 19 तक हम इन दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हमेशा हर चीज को हम सिंपलीफाई इनकी थोड़ा सरल करने की कोशिश करते हैं। हमने ये माना, तो कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि हम जो पदार्थ और विकिरण के बारे में जो अलग अलग पढ़ रहे हैं, आप दो चीज एक ही चीज को बताया, इन्होंने बताया कि आप एक ही चीज को अलग अलग कर रहे हैं, जबकि ऐसा है ही नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे अगर हम इस चीज को इधर से देख रहे हैं, हमने कहा कि ये एक मैटर है, क्या ये मैटर है, हमने इसको बोला, हमें इधर से ये मैटर दिखाई दिया, मैटर की प्रॉपर्टी है, लेकिन हमने इसका दूसरा साइड देखा ही नहीं। हमें मालूम पड़ा कि ये तो रेडिएशन है, विकिरण है। और अगर इधर से देखा कि रेडिएशन है, हमें इधर भूल गए, इधर देखा ही नहीं, ये मैटर था। कुल मिला के कहने का मतलब एक ही चीज है, इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी हो गई। क्या? कि वो मैटर भी हो सकता है और क्या हो सकता है? रेडिएशन भी हो सकता है। यही हमारा टॉपिक है कि पदार्थ और विकिरण की कितनी नेचर होती है? ड्यूल नेचर, दो। अब वो दो नेचर कौन सी थी, उसी के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप समझिए। तो मैंने बताया आपको कि साइंटिस्ट ने डिस्कवरी 19 के समथिंग में बताया कि हर चीज जो होती है पूरे यूनिवर्स के अंदर वो एक ही चीज से मिलकर बनी होती है। और वो चीज कौन सी होती है? तो सबसे पहले उस समय तक डिस्कवर हो चुकी थी अणु, मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो सबने बताया कि जो भी चीजें हमारे जो हमें विजिबल भी है, जो दिख भी रही है और जो नहीं भी दिख रही है, वो सब एक ही चीज से बनी है। और वो चीज क्या है? अणु। लेकिन बाद में टाइम के साथ साथ कुछ और वेरिएशन आए, कुछ और चेंजेस आए। फिर बाद में मालूम पड़ा कि अणु भी तो किसी से मिलकर बना हुआ है। और अणु किससे मिलकर बना हुआ ये हम जानते हैं। डाल्टन ने जिसकी डिस्कवरी की थी उसको हम क्या बोलते हैं? एटम, परमाणु, परमाणु, एटम। हमें पता है कि खूब सारे एटम मिलके, खूब सारे परमाणु मिलके किसको बनाते हैं? अणु। इसका मतलब हर चीज अणु से बनी है कि परमाणु से बनी है? क्योंकि अणु के अंदर कौन होता है? परमाणु होता है। हम क्या बोलेंगे? हर चीज परमाणु से बनी है। ऐसे आगे और चलते गए तो अप्रोक्सीमेट 1870 में 1870 से 79 तक एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कुक्स, विलियम कुक्स। इस साइंटिस्ट ने कैथोड रेज की डिस्कवरी की, कैथोड किरणों की। इसने कैथोड रेज की डिस्कवरी की और उन्होंने बताया कि कैथोड रेज के बारे में जो मालूम पड़ा, विसर्जन नलिका जिसको हम बोलते हैं, विसर्जन नलिका के अंदर
विसर्जन नलिका, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब, विसर्जन नलिका। इसमें बताया कि जब विसर्जन नलिका के अंदर आपने कोई जो कैथोड रेज का जो प्रोडक्शन हुआ उसमें आप हाइड्रोजन भेजते हो तो भी वो क्रिएट होगी, नाइट्रोजन भेजते हो तो भी वो क्रिएट होगी, ऑक्सीजन का जब फ्लो करते हो तो भी क्रिएट होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों गैसेस के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों के अंदर एक चीज कॉमन है, तभी तो कैथोड रेज बनी, तीनों से बनी। इनका मतलब तीनों के अंदर एक चीज है जिसके कारण कैथोड रेज बनी। अब वो क्या चीज थी? उसके कैथोड रेज जिस उस एक पार्टिकल से बनी थी वो क्या चीज थी उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो उसके कुछ समय के बाद 1897 के अंदर एक साइंटिस्ट आया और उसकी डिस्कवरी से पूरी फिजिक्स ही चेंज हो गई। वो क्या चीज थी? उस साइंटिस्ट का नाम था जे.जे. थॉमसन। जे.जे. थॉमसन। और जे.जे. थॉमसन ने डिस्कवरी की किसकी? इलेक्ट्रॉन की। किसकी? इलेक्ट्रॉन। जे.जे. थॉमसन ने जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की सब कुछ चेंज हो गया, पूरी फिजिक्स के अंदर एक तरह से हमारी भूचाल आ गया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से। अब इलेक्ट्रॉन ऐसा क्या था? जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले बोला गया हर चीज किससे बनी? अणु से। बाद में मालूम पड़ा अणु भी किसी से मिलकर बना, और वो क्या चीज थी हमारे पास? परमाणु, यानी कि एटम का। बाद में मालूम पड़ा कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये तो एटम के अंदर रहता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसी एटम के अंदर रहता है। इसका मतलब एटम किससे मिलकर बना हुआ? इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ। इसका मतलब सबसे छोटी चीज क्या हो गई? हर चीज जो हम बता रहे थे कि अणु से, बाद में मालूम पड़ा परमाणु से, और हम किसके बारे में बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन के बारे में बोलेंगे। अब जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में और उसने क्या बताया? कुछ मॉडल भी दिया उसने, जिसको बोलते हैं थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, परमाणु मॉडल। हालांकि वो फेल हो गया था, प्लम-पुडिंग मॉडल जिसको बोलते हैं, लेकिन उसने कुछ चीजें बताई थी। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर रहता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए ये कोई एटम है, ये एक एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए सपोज दैट 3 इलेक्ट्रॉन है। जे.जे. थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर होता है, लेकिन एटम का टोटल चार्ज होता है, एटम पूरे परमाणु का टोटल चार्ज होता है, वो कितना होता है? 0। यानी कि एटम कैसा होता है? उदासीन। कैसा होता है? उदासीन। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, और -3 हो गया तो फिर 0 कैसे हुआ? उसने बताया कि जितना नेगेटिव होता है उतना ही पॉजिटिव होता है। -3 अगर नेगेटिव है तो प्लस का भी क्या होगा? 3। लेकिन ये प्लस का 3 क्या था? ये नहीं पता था। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे वो क्या होता है। हालांकि वो पता है कि वो जो प्लस का 3 चार्ज होता है वो न्यूक्लियस का चार्ज होता है, जो प्रोटॉन के कारण होता है, ठीक है। अब इसने और क्या बताया? पहली बात, जे.जे. थॉमसन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। इलेक्ट्रॉन कहां रहता है? एटम के अंदर रहता है। चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कितना होता है ये नहीं बता पाया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है जे.जे. थॉमसन इसको आइडेंटिफाई, इसको डिस्कवरी, इसको कैलकुलेट नहीं कर पाया। तो किसने किया वो भी हम आगे अभी पढ़ेंगे। लेकिन इसने एक और चीज बताई जे.जे. थॉमसन ने, क्या? एक और चीज फाइंड की, E/m, जिसको हम बोलते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो। चार्ज कितना वो नहीं पता, मास कितना वो भी नहीं पता, लेकिन ये एक स्पेशल वैल्यू फाइंड की जिसको हम यहाँ पे नाम बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं विशिष्ट आवेश। क्या बोलते हैं इसको? विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज इसको बोलते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू उसने जे.जे. थॉमसन ने फाइंड की, और ये वैल्यू हमारे पास आई थी 1.76 × 10⁻11 कूलम पर केजी। ये वैल्यू आई हमारे पास। E/m जिसको हम विशिष्ट आवेश बोलते हैं, इसकी वैल्यू आई 1.76 × 10⁻11 कूलम पर केजी। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज एंड किलोग्राम इज द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ मास, द्रव्यमान, ठीक है। ये वैल्यू, इस वैल्यू को आपको याद रखना है, नोट करना है इसको। E/m विशिष्ट आवेश 1.76 × 10⁻11 कूलम पर केजी। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया, और एक और चीज, ये पूरा जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की है, इसके लिए 1906 के अंदर 1906 के अंदर जे.जे. थॉमसन को नोबेल
प्राइज भी दिया गया, इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है और इसकी वैल्यू किसने फाइंड की? तो इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू फाइंड की गई एक फेमस एक्सपेरिमेंट, बहुत ही फेमस प्रयोग है जिसका आपने नाम सुन रखा होगा। वो प्रयोग होता है जिसको हम बोलते हैं मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। मिलिकन तेल बूंद प्रयोग, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू फाइंड की, और वो कितने चार्ज होता है? तो ये वैल्यू होती है E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के चार्ज। हालांकि चार्ज नेगेटिव होता है, ये चार्ज इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव माना जाता है, पर वैल्यू कितनी होती है इसकी? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको रट लीजिए, बहुत काम आने वाला है पूरी फिजिक्स के अंदर, आपको पूरी फिजिक्स में, स्पेशली 12th की फिजिक्स में। E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम होता है मिलिकन तेल बूंद प्रयोग ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब बाद में ये मालूम पड़ा या और जाना इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, कैसे स्टेबलाइज होता है, क्या क्या काम कर सकता है इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो जैसे ये तो मालूम पड़ चुका है किसी भी एटम में, ये एटम है, एटम के अंदर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। अब उसके कुछ सालों के बाद 1911 के अंदर 1911 के अंदर एक रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल है, जिससे ये मालूम पड़ा कि एटम के सेंटर के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है, और न्यूक्लियस में चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, और ये कक्षा है ऑर्बिट है एटम की। एटम की जो सबसे बाहर वाली जो ऑर्बिट होती है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये मान लिया 3 इलेक्ट्रॉन, एटम की जो सबसे बाहर वाली कक्षा होती है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उस कक्षा को हम बोलते हैं यहाँ पे संयोजी कक्षा, संयोजी कक्षा, वैलेंस ऑर्बिट। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलेंगे इसकी वैलेंस कितनी है? 3 है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल वाले, इन इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे नाम होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। इनका नाम क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? तो ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा? नेगेटिव। न्यूक्लियस का चार्ज कैसा? पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अकॉर्डिंग टू कूलम का लो, एक नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन या रिपल्सन? आंसर क्या होगा? अट्रैक्शन, आकर्षण होगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ के जा सकता है क्या? हमारा आंसर है नहीं जा सकता। लेकिन हम अगर इसको यहां से निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालें? हमने कहा कि इन दोनों ने बॉन्ड बना रखा, एक बीच में दोनों आकर्षण इसका मतलब जुड़ रखे दोनों। अगर हम इन दोनों के बीच इसके बॉन्ड को तोड़ दें, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब कैसे तोड़ें? तो इसको तोड़ने का एक तरीका होता है, आप इसको यहां से एनर्जी दो, बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दो, इतनी एनर्जी दो कि इलेक्ट्रॉन जो है यहां से रिमूव हो जाए। अब ये माने इलेक्ट्रॉन घूमता आपने एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, यहां से चला गया, स्कैप हो गया, इसका इजेक्शन हो गया, इमिशन हो गया यहां से। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, इस इलेक्ट्रॉन को हम यहां पे नाम बोलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसको हम यहां पे बोलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसको हम यहां पे बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एक छोटा सवाल है कि ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बचे, ये अभी क्या करेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन करेंगे। अब किसके पास एनर्जी ज्यादा है? इस फ्री इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा है या इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास? हमारा आंसर क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन के पास, क्योंकि इसके पास एनर्जी दी तभी तो ये गया है। एनर्जी किसके पास ज्यादा है? इस फ्री इलेक्ट्रॉन के पास। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? ये कहां जाएगा, कहां घुसेगा, क्या क्या काम करेगा? यही पूरा ये टॉपिक है हमारा। ये तो क्या आगे का हर टॉपिक है, जो 3-4 टॉपिक है वो सारी इसी कहानी को बताता है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है। ठीक है, अब इसको आप समझिए। अब मैंने कहा कि अभी हमें पढ़ा है कि एटम के ऊपर आपने एनर्जी दी, वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो क्या अपनी मर्जी से कोई सी भी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा क्या वहां से? आंसर ऐसे नहीं जाएगा। जैसे आप इसको सिंपल से समझिए, ये मान लीजिए कोई मेटल है, कोई धातु है, ये 2 धातु ले लिया हमने,
हमारा सिंपल सा एग्जांपल है, ये धातु जो है हमारे पास लकड़ी की है, लकड़ी के वुड के, और ये जो है हमारे पास लोहा है, आयरन, लोहे का टेबल है, दो टेबल है। इन दोनों टेबल को आपने धूप में रखा, धूप में रखा तो सनलाइट गिरेगी इसको, लाइट इसको, तब बताइए कि कौन सी टेबल जल्दी गर्म हो जाएगा? हमारा आंसर है लोहा, लोहा जल्दी गर्म हो जाएगा। 10 मिनट के लिए दोनों को रखा, हमने 10 मिनट बाद जाके दोनों को जब टच किया तो हमने क्या देखा? लोहा गर्म हो गया। इसका मतलब है लोहे में से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन जो हुआ, उत्सर्जन हुआ इजीली हुआ। जबकि लकड़ी जो है वो 1 घंटे के बाद भी गर्म नहीं होती, 1 घंटे के बाद भी उसमें से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होता है। तो इसका मतलब है लोहे को रिक्वायरमेंट एनर्जी कम चाहिए या ज्यादा चाहिए? कम चाहिए। वो थोड़े टाइम में सूर्य की प्रकाश जो है कुछ टाइम तक उसके ऊपर जब इंसिडेंट होता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन इजीली हो जाता है। अब यही लोहा अगर हम रूम के अंदर रखते हैं और रूम के अंदर मान लो 4-5 ट्यूबलाइट आपने ऑन कर दी, 24 घंटे ट्यूबलाइट ऑन है, क्या लोहा गर्म हो जाता है? हमारा आंसर है लोहा गर्म नहीं होता। तो वहां लोहा गर्म क्यों नहीं होता है? क्यों? इसका आंसर है कि लोहे को जितनी इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो उस रूम में ट्यूबलाइट की लाइट से नहीं मिलती, ट्यूबलाइट की लाइट से नहीं मिलती है इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए, जबकि सनलाइट से मिल जाती है। इस कारण यहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन आसानी से हो जाता है, जबकि 24 घंटे ट्यूबलाइट ऑन होने के बावजूद भी लोहा घर में रखा हुआ लोहा कभी भी गर्म नहीं होता है। तो ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट एनर्जी, आप इसको फिर से समझिए। जैसे मान लिया ये कोई एक मेटल है, इस मेटल की रिक्वायरमेंट है, जैसे लोहे की रिक्वायरमेंट थी, वैसे इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। जैसे दूरी का मात्रक होता है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, वैसे एनर्जी का मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लिया ये कोई एक मेटल है, इसके ऊपर आपने एक लाइट है। अब इस मेटल की इसने एक शर्त रखी है कि वो अपने में से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर लेगी, निकालेगी इलेक्ट्रॉन को, लेकिन उसको जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसके पास कम से कम एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लिया आपने जो लाइट दी है वो लाइट है, इसके बाद एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट इंसिडेंट चाहिए कितना? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजेक्शन के लिए। तो बताइए कि ये इस मेटल से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, उत्सर्जन होगा या नहीं होगा? हमारा आंसर है इजीली होगा, इजीली होगा। क्यों होगा? रिक्वायरमेंट कितनी है? 4 की, आपने कितनी इंसिडेंट की? 10, इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। दूसरा, अगर मैंने कहा कि आपने जो लाइट इंसिडेंट की है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, उसकी एनर्जी कितनी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इजेक्शन के लिए कितनी चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा? हमारा आंसर है नहीं होगा। 4 चाहिए, 2 ही चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन यहाँ पे नहीं होगा। तो ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट सरफेस से इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए, जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये इस मिनिमम रिक्वायरमेंट को हमने नाम दिया जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं कार्यफलन। क्या बोलेंगे इसको? कार्यफलन, या इसका दूसरा नाम होता है दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, या इसका दूसरा नाम होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 5 नॉट, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये वाली एनर्जी। ठीक है, तो क्या सारी धातुओं के लिए ये वैल्यू फिक्स होती है क्या? नहीं हो, कैसे हो सकती है? कोई जल्दी गर्म होता है, किसी को ज्यादा टाइम लगता है। तो सबसे कम किसके लिए होता है? ऐसा कोई है जिसको हमने ट्यूबलाइट की लाइट दी, जैसे मान लिया ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट क्या? मोमबत्ती मान लो, मोमबत्ती की लाइट से उस धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं। तो ऐसे कौन से धातु जिसके लिए सबसे कम और सबसे ज्यादा वैल्यू चाहिए? तो हमारा आंसर है सीजियम। सीजियम धातु के लिए कार्यफलन की वैल्यू सबसे कम होती है, सबसे कम होती है, और ये वैल्यू होती है हमारे पास 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीजियम के पास ऊपर अगर 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी की कोई लाइट इंसिडेंट होगी तो उस
2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी की अगर कोई लाइट गिरेगी तब तो सीजीएम से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये वैल्यू सबसे कम होगी। सबसे जो ज्यादा वैल्यू होती है वो होती है प्लेटिनम के लिए, और प्लेटिनम के लिए ये वैल्यू होती है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन होता है प्लेटिनम का होता है, और सबसे कम किसका होता है, सीजीएम का होता है। ठीक है, ये एग्जांपल देखिए आप, ये सीजीएम है और ये प्लेटिनम है, दोनों के ऊपर आपने लाइट इंसिडेंट की 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताइए कि किसमें से इलेक्ट्रॉन का इमिशन इजीली हो जाएगा, तो हमारा आंसर है सीजीएम से। सीजीएम को रिक्वायरमेंट कितनी है, 2.14, आपने कितनी इंसिडेंट की, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का इमिशन। यहां प्लेटिनम के लिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट किए, रिक्वायरमेंट कितनी है 5.65, तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा क्या, हमारा आंसर है नहीं होगा। तो ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट एनर्जी होती है इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, जिसकी डेफिनेशन है धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, सबसे जो कम से कम ऊर्जा होती है जिससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाए, उसी ऊर्जा को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कार्यफल। आवर्त सारणी के अंदर ये जो धातु है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनकी वैल्यू सबसे कम होती है, सबसे कम इन्हीं की वैल्यू होती है, सबसे कम होती है इनमें भी सीजियम, उसके बाद थोड़ी ज्यादा रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यहां से ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे ज्यादा कहां तक आ जाएगी, प्लेटिनम तक 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसी धातुएं जो होती है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का इमिशन कर देती है, इन धातुओं को फिजिक्स में नाम बोलते हैं प्रकाश संवेदी पदार्थ, फोटो सेंसिटिव मेटल। और इसका एक और नाम होता है इन धातुओं को, हालांकि हम जानते हैं इन सबको हम बोलते हैं क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं इसको, क्षारीय धातु, एल्कलाइन मेटल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। ये जो चैनल है इसको आप सब ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और आगे इसको फॉरवर्ड कीजिए, सेंड कीजिए, अपने साथी को बताइए। और फिजिक्स फर्स्ट के लिए एक और चैनल है एजुकेशन वर्ल्ड, उसमें एनआर चौधरी सर पढ़ा रहा है, उसको भी आप देख लीजिए। और ये फिजिक्स सेकंड का ये टॉपिक है, ऐसे हम कंटिन्यू आगे क्लास लेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इजी भी है और आपके बहुत काम है।